बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी में इसके जो 5 यूनिट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए और यूनिट नंबर 6 जो कि लास्ट यूनिट है वो हमने स्टार्ट किया था। इसमें से लेक्चर 1 हाइपर सेंसिटिविटी हमने पढ़ ली, जिसके 2 पार्ट्स थे। लेक्चर 2 इसका हमने जो HIV इन्फेक्शन था वो भी 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। और लेक्चर 3 हमने इसका जो ह्यूमरल वर्सल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी पढ़ लिया। और आज इसका जो लेक्चर 4 है इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, जो कि इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट करनी है। इससे पहले हमने जो भी लेक्चर्स इस यूनिट के अपलोड किए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है तो उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है और फिर प्रेजेंट किया जाता है। हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। Antigen processing, the process by which pathogen and their product are degraded to produce peptide antigen is known as antigen processing। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो पैथोजन है और पैथोजन के जो प्रोडक्ट है उनको डिग्रेड किया जाता है और उनसे पेप्टाइड एंटीजन बनाया जाता है। पेप्टाइड एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हम एंटीजन प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी जो भी फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर, सेल के अंदर दाखिल हो जाती है तो वो सेल्स उन्हें प्रोसेस करके उनसे पेप्टाइड एक प्रोटीन फॉर्म में एक एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस एंटीजन को दूसरे जो सेल्स हैं उनको प्रेजेंट करते हैं ताकि सारे सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए। इस प्रोसेस को हम एंटीजन प्रोसेसिंग कहते हैं। अब एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या है? The peptide fragment formed during processing combine with MHC molecule inside the cell. The MHC peptide complex thus formed travel to the cell surface where it displays peptide fragment to T cells. दिस इज़ नोन एज एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनते हैं, हमने कहा कि एंटीजन प्रोसेसिंग में इस तरह होता है कि जो एंटीजन जो पैथोजन आता है उसको डिग्रेड करके उससे पेप्टाइड एंटीजन बनाया जाता है। अब ये जो पेप्टाइड एंटीजन के जो फ्रेगमेंट्स हैं जो कि प्रोसेसिंग के दौरान बनी है, ये कंबाइन होते हैं जो मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है उसके साथ। अब ये MHC जो कि मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल सरफेस पे मौजूद होते हैं। अब ये इनके साथ कंबाइन होते हैं, MHC के साथ कंबाइन होते हैं। जो भी MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड द सेल उनके साथ कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद ये जो MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये ट्रेवल करके सेल के सरफेस तक चला जाता है और जब ये सेल के सरफेस तक चला जाता है तो वहाँ पे ये जो पेप्टाइड के फ्रेगमेंट्स है, ये जितने भी अदर T सेल्स है उनको वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। इसको हम एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं। मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC क्या है? सेट ऑफ सेल सरफेस प्रोटीन एसेंशियल फॉर द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज फॉरेन मॉलिक्यूल आर एंटीजन इज़ नोन एज MHC or HLA। अब ये सेट ऑफ सरफेस प्रोटीन्स होती है जो कि एसेंशियल होते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जिसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स को पहचानना पड़ता है। तो उसके लिए एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए ये एसेंशियल होते हैं और ये इनको या तो हम MHC कहते हैं या HLA कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एजेंट कहते हैं। इनमें फ़र्क ये है कि जो ह्यूमन ल्यूकोसाइड एजेंट होते हैं वो और MHC मेजर हिस्टो कॉम्प्लेक्स दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों जो है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है। आगे जाके इनमें जो डिफरेंस है वो एक स्लाइड में आ रही है, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो MHC है मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम MHC1 कहते हैं और दूसरे को हम MHC2 कहते हैं। MHC1 जो है वो प्रेजेंट पेप्टाइड डिराइव फ्राम इंट्रासेलुलर पैथोजन, फॉर एग्जांपल वायरसेस। अब ये जो MHC1 है, ये जो पेप्टाइड्स जो कि
इंट्रासेलुलर पैथोजन से डिराइव्ड होते हैं, सेल के अंदर जो पैथोजन होते हैं उनसे जो पेप्टाइड्स डिराइव होते हैं उनको प्रेजेंट करता है। जैसा कि सेल के अंदर वायरस आ गया, अब इस वायरस से जो फ्रेगमेंट जो पेप्टाइड बनते हैं वो MHC1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, वो प्रेजेंट करेगा। अब जो MHC2 है उसका क्या काम है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन आ गए तो उनको एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन जो कि अभी तक सेल्स के अंदर इंटर नहीं हुए, ऐसे पैथोजन्स को MHC2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सेलुलर कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो कि इनबॉर्न इम्यून रिस्पॉन्स है, जो कि बाय बर्थ ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स है जो आपने याद करने हैं, आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं, जिनमें नेचुरल किलर सेल है, ग्रेनुलोसाइड्स है, ग्रेनुलोसाइड्स में न्यूट्रोफिल्स, एजाइनोफिल्स, बेसोफिल्स आती है। इसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, वो सेल्स जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करती है। कोई भी एंटीजन आता है तो ये हमने जो एंटीजन प्रेजेंटेशन की बात की, तो यहाँ पे इसके लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा जाता है, जिनमें डेंड्राइटिक सेल्स है, मैक्रोफेजेस है और बी सेल्स है। अब आपने MCQs ये याद रखनी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंक्लूड, जिनमें ये 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स। तो आपने 4th वन ऑप्शन यानी ऑल ऑफ अबाव होगी वो चूज़ करनी है। These specialized cells internalize antigen by phagocytosis or endocytosis and then express part of the antigen on the cell surface। ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि एंटीजन को फर्स्ट इंटरनलाइज करते हैं, यानी उसको इंगल्फ करते हैं। फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस हम कह सकते हैं, उसके थ्रू एंटीजन को अपने अंदर लेते हैं। लेने के बाद फिर उस एंटीजन के जो पार्ट्स है वो सेल सरफेस पे एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे जो टी सेल्स होते हैं उनको इस प्रेजेंट करते हैं कि ये एंटीजन जो है बॉडी में दाखिल हुआ है। दीज सेल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय 2 प्रॉपर्टीज़। अब ये सेल्स जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, 2 प्रॉपर्टीज़ इनके होते हैं। किस तरीके से, बाज़ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स है उनको एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंटीजन होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। और बाज़ जो है वो जो जितने भी टी सेल्स है, नेसेसरी टी सेल्स के लिए जो जितने भी नेसेसरी सिग्नल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी वो सिग्नल्स जो है वो टी सेल्स को दे देते हैं। जिन सिग्नल्स के थ्रू टी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और आगे का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक एडाप्टिव इम्यूनिटी होता है। इसके 4 करैक्टरिस्टिक होते हैं, जिनमें एंटीजन स्पेसिफिक की एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा एंटीजन स्पेसिफिक होती है, यानी स्पेसिफिकली एंटीजन के ख़िलाफ़ एक्ट करती है। इसमें डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एंटीजन को जो भी पैथोजन आता है तो उसको रिकॉग्नाइज़ करती है, इसलिए इसको डाइवर्सिटी कहा। डाइवर्सिटी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, यानी इसमें मेमोरी रखते हैं जो टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल्स होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों जो है मेमोरी में रखते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ और नॉन सेल्फ में ये रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जितने भी सेल्स होते हैं अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ जो एंटीजन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उनको पहचान लेते हैं कि किसके ख़िलाफ़ काम करनी है और किसके ख़िलाफ़ काम नहीं करनी है। इन्वॉल्व्स 2 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे 2 मेजर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, जिनमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट बोन मेरो से ओरिजिनेट होती है, यानी बोन मेरो में बनते हैं और वहीं पे मेच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट बोन मेरो में बनते हैं लेकिन मेच्योर थाइमस ग्लैंड में होते हैं और वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। All lymphocytes have an antigen receptor, a surface protein that engage with a portion of the invading protein। तमाम lymphocytes में, चाहे वो T lymphocyte हो, B lymphocyte हो, वहाँ पे एंटीजन रिसेप्टर होता है। यानी एंटीजन रिसेप्टर क्या है, एक सरफेस प्रोटीन है जो कि जब इन्वेडिंग पैथोजन आता है तो उसके एक पोर्शन के साथ इंगेज कर जाता है।
बी सेल रिसेप्टर्स में कौन कौन से रिसेप्टर्स है? बी सेल रिसेप्टर्स में CD19 है और CD20 है। जिस तरीके से हम CD8 और CD4 कहते हैं, CD4 टी सेल्स, CD8 टी सेल्स, इसी तरीके से CD19 बी सेल्स और CD20 बी सेल्स, यानी ये रिसेप्टर्स के नाम है। बी सेल सिक्रीट देयर एंटीजन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। ये जो बी सेल्स होते हैं ये अपने एंटीजन रिसेप्टर से एंटीबॉडीज़ जो है वो रिलीज़ करते हैं। Antibodies can help elicit clearance of antigen or can prevent proper functioning of antigen। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती है? ये जो एंटीजन आता है उसको क्लियर करती है, उसकी क्लियरेंस करती है, यानी उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है एंटीजन की उसको प्रिवेंट कर देती है, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। Antibodies are effective against extracellular pathogens, that is bacteria or virus that budded from the cell। अब एंटीबॉडीज़ जो है वो जो जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस है, जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है जो कि सेल के अंदर से निकले हो, यानी इंट्रासेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस जो भी हो, सब के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिवली काम करता है, इफ़ेक्टिवली बॉडी की डिफेंस करती है। एंटीबॉडीज़ कैन वर्क एट डिस्टल साइट। एंटीबॉडीज़ जो है वो डिस्टल साइट पे वर्क करते हैं, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में होते हैं, ब्लड में होते हैं और लिम्फ फ्लूइड्स जो है उसमें होते हैं। कैन बाइंड सेलुबल एंटीजन। जो एंटीजन सेलुबल होते हैं उनके साथ ये बाइंडिंग कर लेते हैं। टी सेल सबसेट एंड फंक्शन। अब टी सेल के सबसेट है और उनके फंक्शन के। टी सेल के सब टाइप्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ा था कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, ये जो इन्फेक्टेड सेल होता है उनको किल करती है। ये इसके सरफेस मार्कर जो है यानी सरफेस रिसेप्टर जो है वो CD8 होता है, इसलिए हम इनको CD8 टी सेल्स कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये जो इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, उनको कंट्रोल करती है। जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उनको कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये इसको एंटीजन के साथ बाइंडिंग होने के लिए सेल टू सेल कांटेक्ट चाहिए होती है, यानी पहले सेल के साथ कांटेक्ट करती है और फिर जाके उस एंटीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। बाइंड ओनली एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। वो तमाम एंटीजन जो कि सेल के सरफेस में हो, ये सिर्फ उनके साथ बाइंडिंग बना सकती है। जो हेल्पर टी सेल है इनको हम TH सेल बी कहते हैं। ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल की भी, और जो बी सेल्स होते हैं उनकी भी हेल्प करते हैं। ये इनका जो सरफेस मार्कर होता है यानी इनका जो सरफेस रिसेप्टर है वो CD4 है, इसलिए हम इनको CD4 टी सेल्स बोलते हैं। ये भी रिक्वायर करते हैं कि सबसे पहले सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, उसके बाद ये एंटीजन के साथ बाइंडिंग होते हैं। ये जो है जो प्रोसेस एंटीजन होता है सिर्फ उसके साथ बाइंडिंग होते हैं, और दूसरे जो एंटीजन जो अनप्रोसेस एंटीजन है उसके साथ ये बाइंड नहीं हो पाते। ये साइटोकाइंस और कीमोकाइंस जो है वो सिक्रीट करती है। अब साइटोकाइंस और कीमोकाइन क्या है? साइटोकाइन ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने में साइटोकाइन और कीमोकाइंस का रोल होता है। साइटोकाइन स्मॉल मॉलिक्यूल सिक्रेटेड ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट हेल्प टू सिग्नल एंड एक्टिवेट रिस्पॉन्डिंग सेल। अब ये साइटोकाइन जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो कि जब भी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सिक्रीट होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है तो उसके दौरान ये साइटोकाइन सिक्रीट होते हैं जो रिस्पॉन्डिंग सेल्स है उनको एक्टिवेट करते हैं और दूसरे जो सेल्स है उनको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि हेल्प हो सके। कीमोकाइंस क्या करती है? ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान रिलीज़ होती है, सिक्रीट होती है, और ये क्या करती है? दीज ऑफन सिग्नल सेल टू माइग्रेट टू द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये सेल्स को सिग्नल देती है कि जो इन्फ्लेमेशन का एरिया है वो हम पे आ जाए। Antigen processing. Antigen presenting cells pick up or endocytose antigen and degrade them with endosomes via acid dependent proteases। अब एंटीजन प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है? जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं वो पहले तो एंटीजन को पिकअप करते हैं, यानी उसको एंडोसाइटोज करते हैं, अपने अंदर इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ करने के बाद उसको डिग्रेड करते हैं क्योंकि उसके अंदर एंडोसोम्स होते हैं। एंडोसोम्स के अंदर एसिड डिपेंडेंट प्रोटीएसेस होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो कि इसकी डिग्रेडेशन करती है, और डिग्रेडेशन करने के बाद इसके जो फ्रेगमेंट बनते हैं फिर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन करते हैं।
एन एंटीजन प्रेजेंटेशन लिखा है कि एंटीजन इज़ अ सब्सटेंस रिकॉग्नाइज बाय इम्यून सिस्टम दैट रिएक्ट टू इज प्रेजेंट। अब एंटीजन एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करती है। जब ये एंटीजन प्रेजेंट होती है तो इम्यून सिस्टम इसके लिए रिएक्ट करती है, इसके प्रेजेंस को देख के रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद इसको रिकॉग्नाइज करती है। फॉर इंडक्शन ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन प्रोसेसिंग एंड इट्स प्रेजेंटेशन टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज़ नेसेसरी। अब स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की इंडक्शन के लिए, इंड्यूस होने के लिए, एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इस एंटीजन की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और उसके बाद इसको जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उनके थ्रू इसकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। ये ज़रूरी होता है। The professional antigen presenting cells are expriming MHC class 2 molecule macrophages, dendritic cell and B cell। अब ये जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं APCs है, ये किसके साथ काम करते हैं? जो MHC क्लास 2 था जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को ये बताता था, उसकी सिग्नलिंग देता था, उनको प्रेजेंट करता था, उसके साथ काम करते हैं। और ये जो APCs होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, इनमें मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और बी लिम्फोसाइट्स शामिल होते हैं। अब है प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन एंटीजन। अब एक प्रोटीन एंटीजन आ गया तो इसको किस तरीके से प्रोसेस करके और प्रेजेंटेशन इसकी की जाती है। फर्स्ट वन है एक्सोजीनियस एंटीजन। अगर कोई एक्सोजीनियस एंटीजन बाहर से आ जाए, बैक्टीरिया हो, हेलमेंटिक हो या वायरल एंटीजन हो, आइदर इफ़ दे फॉर्म इम्यून कम्प्लेक्सेस स्वालोड बाय APC, अगर वो इम्यून कम्प्लेक्स बना ले तो फिर क्या होगा? जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो उनको इंगल्फ कर लेंगे या इफ़ दे आर प्रोसेस टुगेदर विद इन्फेक्टेड सेल, या वो प्रोसेस हो जाएंगे इन्फेक्टेड सेल के अंदर ही उसको प्रोसेस किया जाएगा। अगर प्रोसेस ना हो तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो उनको इनगल्फ कर लेंगे। दे आर प्रेजेंटेड इन ए कम्प्लेक्स विद मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स क्लास 2 to T helper CD4 सेल्स। जो भी हो, चाहे वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उनको इनगल्फ करे या वो इन्फेक्टेड सेल के अंदर प्रोसेस्ड हो, फिर वो जो हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स 2 है उसके थ्रू T हेल्पर सेल को प्रेजेंट होंगे। वो T हेल्पर जो CD4 सेल्स है उनको MHC जाके बताएगा कि ये एंटीजन जो है ये प्रेजेंट है सेल्स के अंदर या बाहर से आया हुआ है। अब कोई एंडोजीनियस एंटीजन अगर है तो फिर इसके लिए क्या होगी? इंट्रासेलुलर ऑटो एंटीजन, एंटीजन ऑफ वायरसेस आर अदर इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन्फेक्टिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर ट्यूमर एंटीजन्स। चाहे इंट्रासेलुलर ऑटो एंटीजन्स हो यानी एंटीजन वायरसेस के एंटीजन्स या कोई इंट्रासेलुलर पैरासाइट है वो APC जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसको इन्फेक्ट करे या फिर ट्यूमर के एंटीजन्स हो, जो भी हो, इनके लिए क्या होगा? जो एंडोजीनियस है इस वजह से जो मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स क्लास 1 है वो इनको साइटोटॉक्सिक जो T सेल्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो एक्सोजीनियस एंटीजन होते हैं उनको प्रेजेंट करने वाला जो क्लास है वो मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स 2 है जो कि उनको हेल्पर T सेल को प्रेजेंट करता है, और जो एंडोजीनियस एंटीजन होते हैं इनको प्रेजेंट करने वाला क्लास मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी क्लास 1 है और ये इनको साइटोटॉक्सिक सेल CD8 सेल को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक बाहर से एक एंटीजन जो है वो आ रहा है, APC जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसके अंदर चला आ गया। यहाँ पे इन्होंने इसको प्रोसेस किया और उसके फ्रेगमेंट बना लिए। अब ये फ्रेगमेंट जो है सेल सरफेस पे आ गई। जब सेल सरफेस पे आ गई तो फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये एक्सोजीनियस था, बाहर से आया हुआ था, इस वजह से इसको CD4 जो हेल्पर सेल्स है उनको प्रेजेंट किया। अब CD4 सेल्स ने आगे क्या किया कि साइटोकाइंस
और कीमोकाइनेसिस से रिलीज़ हुए और बी सेल्स को भी पता चला, और जो CD8 सेल जो CD8 यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है उनको भी पता चला, तो बी सेल्स ने इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए, तो एंटीबॉडी जाके इसके साथ अटैच हो गई, इसको न्यूट्रलाइज़ किया, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है उन्होंने डेथ सिग्नल दी, यानी परफोरिन जो कि एक टॉक्सिन है जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल रिलीज़ करते हैं, जो कि जाके लाइसिस करती है इस पैथोजन की। तो ये परफोरिन रिलीज़ हो गई, और परफोरिन जब रिलीज़ हो गई तो इसने लाइसिस किया इन जो फॉरेन पार्टिकल था और जो एंटीजन था इसको। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा गया है कि ग्रेंजाइम्स। ग्रेंजाइम्स क्या होती है? ये सीरीन प्रोटीएसिस एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होती है जिन्हें हम सीरीन प्रोटीएसिस एंजाइम कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ये ग्रेंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, और इनका काम भी इस एंटीजन की लाइसिस है। एंटीजन स्पेसिफिसिटी। अब एंटीजन की स्पेसिफिसिटी किस तरीके से मालूम होगी? इज़ डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन बिटवीन सेलुलर रिसेप्टर। जब सेलुलर रिसेप्टर के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी तब जाके इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो मालूम होगी। टी सेल रिसेप्टर एंड बी सेल रिसेप्टर कम्प्लेक्स। जब टी सेल के साथ मिल जाएगा तो टी सेल रिसेप्टर कम्प्लेक्स, और जब बी सेल के रिसेप्टर के साथ मिल जाएगा तो बी सेल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाएंगे। और एंटीजन एंड इसके साथ साथ जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है HLA है उनके थ्रू भी इसका पता चल जाता है कि ये एंटीजन जो है कौन सा एंटीजन है, यानी इसकी स्पेसिफिसिटी का पता चल जाता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ये जो HLA है आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन इनकोडेड विद इन द मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स। अब इनमें फ़र्क क्या है कि ये जो HLA है जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है ये भी ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती है जो कि इनकोड होते हैं, अंदर इनकोडेड होते हैं किसके? जो MHC है मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स है उनके। और कहाँ पे होती है? आर क्रोमोसोम नंबर 6 इन ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 6 में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि HLA MCQs बन सकती है कि जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है वो इनकोडेड होते हैं मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स में विद इन द क्रोमोसोम नंबर। तो आपको याद होना है कि क्रोमोसोम नंबर 6 में। आर द प्रोटीन दैट द बॉडी यूजेस टू आइडेंटिफाई सेल्फ। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारा बॉडी यूज़ करता है अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी इसके थ्रू जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो फॉरेन है और कौन सी चीज़ें जो है वो अपने हैं। प्रेजेंट एंटीजन फॉर रिकॉग्निशन बाय बी एंड टी सेल। ये ऐसे एंटीजन जो है प्रेजेंट करता है जिसको बी सेल और टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान लेते हैं। वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन इथनिक ग्रुप इज़ एक्सटेंसिव। अब जो वेरिएशंस हैं इंडिविजुअल्स में से और इथनिक यानी मुख्तलिफ़ किस्म के नस्लों में वो तो वसी है, यानी सबके अलग अलग HLAs होते हैं। अब क्लास 1 एंटीजन आर फाउंड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। जो क्लास 1 एंटीजन होते हैं वो तमाम न्यूक्लिएटेड सेल में मौजूद होते हैं। प्रेजेंट एंडोजीनियस एंटीजन। अब इनका काम क्या होता है? ये जो एंडोजीनियस यानी सेल के अंदर जो एंटीजन होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्लास 1 है वो एंडोजीनियस एंटीजन को प्रेजेंट करता है। CD8 टी सेल्स रिकोगनाइज एंटीजन व्हेन प्रेजेंट बाय HLA क्लास 1 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो CD8 टी सेल्स है ये उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि HLA क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ करती है यानी सिक्रीट करती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये बात आपने याद रखनी है कि जो एंडोजीनियस एंटीजन है उनको क्लास 1 हिस्टोकम्पेबिलिटी जो मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको प्रेजेंट करते हैं? जो CD8 सेल्स होते हैं, यानी CD8 टी सेल्स जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से जो एक्सोजीनियस जो एंटीजन होते हैं उनको क्लास 2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिनमें मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और बी सेल मौजूद है वो प्रेजेंट करते हैं। और किसको प्रेजेंट करते हैं? जो CD4 सेल्स है उनको करते हैं, यानी जो हेल्पर सेल है उनको प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर एक एंडोजीनियस एंटीजन आ जाता है तो एंडोजीनियस एंटीजन उसके पेप्टाइड्स बनते हैं, उसके साथ प्रोसेस होती है। और जो क्लास ऑफ HLA है
वो इसको आगे ट्रांसफ़र करती है और सेल सरफेस तक पहुंच जाती है। जब सेल सरफेस तक पहुंच जाती है तो कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एंडोजीनियस है इसलिए क्लास 1 हिस्टो ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है वो इसको शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक्सोजीनियस एंटीजन आ जाता है तो इसके साथ प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसेस के बाद ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट बन जाता है। पेप्टाइड फ्रेगमेंट जब बन जाता है तो इसके लिए जो इन्वेरेंट चेन न्यूक्लियस से आती है वो भी क्लास 2 HLA कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाती है। और लास्ट में जब इसकी प्रेजेंटेशन होती है सेल सरफेस पे तो यहाँ पे जो क्लास 2 ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स है वो इसको प्रेजेंट करती है। और जो क्लास 1 है वो जो CD8 सेल है उनको प्रेजेंट करती है, और जो क्लास 2 है ये जो CD4 सेल है उसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे टी सेल रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन आप लोगों को दिखाया गया है कि ये एक इन्फेक्टेड सेल है। इन्फेक्टेड सेल में फ्रेगमेंट बन गई है एंटीजन की। ये फ्रेगमेंट आके जो टी सेल है इसके साथ इसकी कांटेक्ट हो जाती है। जब कांटेक्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है, ये एंटीजन पेप्टाइड बाउंड टू MHC मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच हो जाती है। तो इसके साथ जब अटैच हो जाती है तो फिर टी सेल रिसेप्टर जो है इस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को और इस पेप्टाइड को दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेती है। एंटीबॉडी एंटीजन रिकॉग्निशन, एंटीबॉडी किस तरीके से एंटीजन को अब रिकॉग्नाइज करती है, तो लिखा है कि एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज आइदर लीनियर एपिटोप्स और एपिटोप्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। जो भी एंटीजन आता है तो एपिटोप्स किसे कहते हैं, एपिटोप्स जो फॉरेन एंटीजन होता है उस फॉरेन एंटीजन का वो पोर्शन जो कि आगे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है, उस पोर्शन को हम एपिटोप कहते हैं। तो एंटीबॉडी जो है वो इस एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करती है और इसके साथ जाके बाइंडिंग कर लेती है। अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में या प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उनमें, तो उस चेंजेस की वजह से यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की ये जो एबिलिटी है ये डिमिनिश्ड हो सकती है। इसके अलावा ये अच्छी तरीके से अपना फंक्शन जो है वो कर लेते हैं। अब सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन है कि किस तरीके से सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्निशन होती है, तो लिखा है कि इज़ अचीव्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन रिसेप्टर HLA एंड एंटीजन। जो रिसेप्टर्स होते हैं एंटीजन रिसेप्टर्स और HLA के रिसेप्टर्स जो होते हैं, यानी HLA और एंटीजन में जब इंटरेक्शन हो जाती है तो फिर ये HLA का एक इसका निज़ाम ही इस तरह होता है कि ये ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन जो होते हैं ये पहचान जाते हैं कि कौन सा सेल्फ है और कौन सा नॉन सेल्फ है। अब ये रिस्पॉन्सेस जो है इन कॉम्प्लेक्स के जिनके थ्रू ये कंट्रोल में रहता है, यानी नॉन सेल्फ और सेल्फ में रिकॉग्नाइज करता है, वो एक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के थ्रू होता है। यानी ये इनमें एक प्रोसेस है जिसे हम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसके थ्रू HLA को ये पता होती है कौन सा सेल्फ है किसको डिस्ट्रॉय करनी है, कौन सा नॉन सेल्फ है यानी जिसको डिस्ट्रॉय करनी है, और कौन सा सेल्फ है जिसको हार्म नहीं करनी है। टॉलरेंस क्या है, द इनएबिलिटी टू रिएक्ट विद सेल्फ, अपने आप से अपने सेल्फ से रिएक्ट करने की जो इनएबिलिटी होती है, यानी अपने सेल्फ एंटीजन जो होते हैं उनके साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, उनको पहचान लेता है कि ये मेरे अपने हैं। तो इस इनएबिलिटी टू रिएक्ट विद सेल्फ को हम कहते हैं कि टॉलरेंस। के इम्यून सिस्टम के पास ये एबिलिटी है जिसके थ्रू इम्यून सिस्टम जो है अपनी चीज़ों को अपने सेल्फ को रिएक्ट नहीं करता। अगर दिस ऑटो इम्यूनिटी किसे कहते हैं, अब दिस स्टेट इज़ विच टॉलरेंस टू सेल्फ इज़ लॉस्ट। अगर ये टॉलरेंस जो है यानी अपनी चीज़ों पे रिएक्ट ना करने की जो सलाहियत है ये अगर लॉस हो जाए, अगर कोई अपने चीज़ों को अपने एंटीजन्स को नहीं पहचान सके इम्यून सिस्टम, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जब टॉलरेंस की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका जो कि लेक्चर नंबर 4 था इस यूनिट का। इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट होती है और पैथोफिजियोलॉजी का जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। एक वीडियो लेक्चर जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर बनेगी पैथोफिजियोलॉजी पे कि जो यूनिट नंबर 2 थी सेलुलर एडेप्टेशन, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमसे रह गया है जो कि एबेरेंट सेल ग्रोथ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो एबेरेंट सेल ग्रोथ पे बनेगी।
करूँगी। अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब बनाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।